गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए लास्ट क्लास में हम लोग जो हमारा फिफ्थ चैप्टर था उसके अंदर जो टॉपिक था हमारा पारगम्य था। इस पारगम्यता को हमने पढ़ा था। पारगम्यता क्या होती है? दैट मीन्स कोशिका का एक गुण होता है जिसके अंदर जो किसी भी पदार्थ के हम माने ये विलायक माने के अणु प्रवेश करें और प्रवेश करने के पश्चात उससे बाहर निकले, यह कोशिका के गुण पर निर्भर करती है और वह गुण क्या कहला रहा था? पारगम्यता। इसके आधार पर हमने पारगम्य, अर्धपारगम्य और अपारगम्य तीनों शब्दों को क्लियर किया था। पारगम्य क्या था? जो विलय और विलायक दोनों के लिए ही पारण का कार्य करता हो क्या था? पारगम्य। अपारगम्य सिर्फ विलायक के अणु को प्रवेश करने दे, विलय के अणु को प्रवेश न करने दे। अर्धपारगम्य जो विलय और विलायक दोनों को ही पारण न होने दे, वो क्या कहला रहा था? अपारगम्य। इस प्रकार से जो पारगम्यता थी उसको हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था। अब पारगम्यता के बाद हम बात करते हैं परासरण की। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? परासरण। ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस या परासरण की हम बात करें। देखिए हमने चैप्टर जो शुरू किया था वो सबसे फर्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था विसरण। क्या पढ़ा था भाई? विसरण। विसरण क्या था? पदार्थ के अणुओं का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन क्या कहला रहा था? विसरण कहलाता है। क्या डेफिनेशन थी विसरण की? पदार्थ के अणुओं का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना ही क्या कहला रहा है? विसरण। यदि हम देखें जो परासरण है हमारे पास, किसकी बात करें? परासरण की। परासरण भी एक प्रकार का क्या है? विसरणी ही है। क्या है? विसरण ही है। बट अंतर क्या होता है? परासरण की क्रिया में एक अर्ध पारगम्य झिल्ली मध्य में लगी हुई होती है। हम बोले दो निकाय जैसे होती है, दो तंत्र होते हैं, उन तंत्रों के मध्य में, जैसे मान लीजिए ये है हमारे पास एक निकाय तंत्र, इसके मध्य में यदि ये झिल्ली इस तरीके से लगी हुई हो, एक तरफ मान लीजिए विलायक है और इधर विलय है, या हम बोले इसमें क्या भरा हुआ है? सोलवेंट या विलयन, या बोले विलायक भरा हुआ हो सकता है, विलय हो सकता है, विलायक भी हो सकता है, कंप्लीट में विलायक भी हो सकता है। बट ये जो हमारे पास झिल्ली है, ये वाली झिल्ली, इसका कार्य क्या होगा? यहाँ पर सेम कार्य विसरण की तरह ही। विसरण की परिभाषा क्या थी? पदार्थ के अणुओं का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना। बट यहाँ विसरण में ये पढ़ा था हमने। परासरण में क्या करेंगे? पदार्थ के अणु अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा क्या करें? गमन करें। तो इसमें इंपॉर्टेंट रोल किसका हो गया? अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली। तो स्पष्ट हो गया विसरण क्या हो जाएगा? सॉरी, परासरण। विसरण तो पढ़ दिया था, परासरण क्या होगा? पदार्थ के अणुओं का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा या अर्धपारगम्य झिल्ली से गमन की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? परासरण कहलाती है। कंप्लीट परासरण। अब यदि हम परासरण की क्रिया को समझे तो एक थीसिल कीट की क्रिया होती है, उसके द्वारा हम परासरण की क्रिया को समझ सकते हैं। थीसिल कीट को देखें उल्टा करके और उसके माउथ पर या मुंह पर एक चरम पत्र बांधकर हम देखते हैं। देखो यहाँ पर
देखो इसको समझो भाई, ये हमारे पास थिसिल कीप है। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक शर्करा का घोल भर रहे हैं। इसका शर्करा का घोल इसमें भर दे रहे हैं और इसको किस में रख रहे हैं, किसी विलायक के अंदर या जल के अणुओं के अंदर हमने क्या किया, इसको रख दिया। अब कुछ समय पश्चात हम देखते हैं हमारे पास पार्चमेंट जो हम इस पर बांध देते हैं। अब जहां इसमें रखा हुआ है इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली नहीं है, तो शर्करा का लेवल या स्तर यहाँ पर एक जगह स्थिर ठहरा हुआ है। इसी प्रकार हमने दूसरे को क्या किया, दूसरे के अंदर उल्टा कर भी हम इसको देख सकते हैं, थिसिल कीप को उल्टा करके। बट यदि सिंपली हम समझे तो हमारे पास ये जो भाग है इसमें हमने क्या लगा दिया, अर्धपारगम्य झिल्ली। ये क्या बना हुआ है, विलायक। अब जो शर्करा का घोल इसके अंदर भरा था, तो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के अणु क्या करेंगे, शर्करा के अंदर प्रवेश करते हैं, जिससे जो शर्करा का घोल है वो क्या होता है, उच्च या ऊपर की ओर बढ़ जाता है। यदि यहाँ पर ऊपर की ओर बढ़ा हुआ है, अर्धपारगम्य झिल्ली है, उल्टा करके देखें, ऊपर की ओर बढ़ा हुआ है शर्करा का घोल, अर्धपारगम्य झिल्ली नहीं है, तो क्या होगा, शर्करा का स्तर उच्च रहता है। यदि यहाँ पर नीचे की ओर शर्करा का घोल स्तर आ रहा है, मान लीजिए यहाँ पर अर्धपारगम्य झिल्ली हमने लगा दी, तो जो शर्करा का लेवल था उल्टा करके देखेंगे, वो क्या करते हैं, विलायक दैट मीन्स जल के अणुओं की ओर प्रवेश करते हैं, जिससे शर्करा का लेवल डाउन आ जाता है। यदि जल के द्वारा या विलायक के द्वारा शर्करा घोल में प्रवेश करते हैं, तो शर्करा का लेवल क्या होता है, उच्च या ऊपर की ओर बढ़ जाता है। कुछ जल के अणु इसमें प्रवेश किए, तो प्रवेश करेंगे तो अतिरिक्त जो इसमें पदार्थ के अणु प्रवेश कर रहे हैं, तो ये जो लेवल इस नलिका का संरचना में भरा हुआ दिखाई दे रहा है, ये ऊपर की ओर क्या करता है, वृद्धि करता है। इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, ये जो क्रिया है ये परासरण की है, किसके द्वारा संपन्न हुई, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा। तो स्पष्ट है, हम कह सकते हैं परासरण क्या होता है, परासरण एक प्रकार का विसरण ही होता है, बट इसमें एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई होती है, जिससे कि पदार्थ के अणु अपनी उच्च सांद्रता से और निम्न सांद्रता की ओर क्या करते हैं, गमन करते हैं। इस प्रकार से जो परासरण है इसको हम देख सकते हैं। अब देखें परासरण के प्रकार। परासरण के प्रकार, परासरण के प्रकार की बात करें तो कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार। कौन कौन से होते हैं, एक तो अंतःपरासरण और एक बहिःपरासरण। बहिःपरासरण, देखिए भाई अभी ये क्रिया है मैं बताऊंगा, बट अंत और बहि का, अंत का मतलब अंदर, बहि का मतलब बाहर। परासरण सेम क्रिया, एक में जल के अणु क्या करेंगे, अंदर प्रवेश करेंगे, तो बहिःपरासरण क्या होंगे, अंदर से बाहर निकलेंगे। तो ये क्या कहलाएंगे, अंतःपरासरण व बहिःपरासरण कहलाते हैं। देखिए अंतःपरासरण की क्रिया क्या होती है, अंतःपरासरण के अंदर देखिए, जब हम जो हमारे पास कोई सेल या कोशिका है उसको अलग परासरी विलयन में रखें, किस में रखें, अलग परासरी विलयन में, अलग परासरी विलयन में रखें, तो जल के जो अणु हैं क्या होंगे, कोशिका के अंदर प्रवेश करेंगे। ये सेल हो गई हमारे पास, ये क्या होगा, अलग परासरी विलयन, अलग परासरी विलयन, ठीक है। अब जो अलग परासरी विलयन है इसके अंदर हमने किसी सेल को रखा, तो सेल को रखेंगे तो जो विलायक या जल के अणु हैं इस कोशिका में क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे। यह क्रिया क्या कहलाएगी, अंतःपरासरण। दैट मीन्स कोशिका के अंदर विलायक या जल के अणुओं का
प्रवेश करना। अलग परासरी विलयन में किसी कोशिका को रखा तो उस सेल या कोशिका में विलायक के अणु क्या करते हैं, प्रवेश। अब ये अलग परासरी विलयन क्या होता है? अलग परासरी विलयन क्या होता है? अलग परासरी विलयन वह होता है जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से क्या हो, कम हो। कोशिका रस की सांद्रता से कम हो। सांद्रता से कम क्या हो, विलयन की सांद्रता। अलग अलग का मतलब कम या सूक्ष्म, अति दूसरा हम वही प्रास में पढ़ेंगे, उसमें अति पर लेंगे। अलग परासरी विलयन होता है, एक अति परासरी। अलग में क्या हो जाएगी, कम मात्रा, अति में क्या हो जाएगी, ज्यादा मात्रा। तो ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से कम हो, किसकी सांद्रता, विलयन की सांद्रता, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अलग परासरी विलयन। समझ लेना। दूसरा मान लीजिए हमारे पास अभी आएगा अति परासरी विलयन। अति परासरी विलयन। अब इसकी यदि हम बात करें सॉल्यूशन की, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा घोल या विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से अधिक हो तो क्या होगी, अति परासरी विलयन। जिसमें कम होगी उसको क्या बोलेंगे, अलग परासरी विलयन। अलग परासरी विलयन किसमें आता है, अंतःपरासरण की क्रिया में हम देख सकते हैं। क्योंकि जैसे इसमें सेल रखेंगे तो जो विलायक के अणु है कोशिका में क्या करेंगे, प्रवेश अपने कोशिका कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। दैट मीन्स बट हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, अंतःपरासरण की क्रिया। अब दूसरा हम बहिःपरासरण। अंतः का मतलब अंदर प्रवेश करना सेल में, बहि का मतलब बाहर। जब कोशिका को किस में रखें, अति परासरी विलयन में। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास सेल होगी और ये क्या होगा, अति परासरी विलयन। अति परासरी विलयन। और ये सेल, अब इसमें क्या करेंगे, जो कोशिका के अंदर विलायक के अणु अति परासरी विलयन में बाहर निकलेंगे। क्लियर। यहाँ तो कोशिका के अणु बाहर निकलेंगे, यहाँ क्या करेंगे, अंदर प्रवेश करते हैं। इनको हम जहाँ प्रवेश करेंगे उसको अंतःपरासरण, जहाँ बाहर निकलेंगे उसको बहिःपरासरण के नाम से जाना जाता है। जिसमें इंपॉर्टेंट क्या है, अलग परासरी विलयन और अति परासरी विलयन। अभी बताया था मैंने, अलग परासरी विलयन क्या होता है, ऐसा घोल या विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से कम हो। ऐसा घोल या विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस से ज्यादा हो उसको क्या बोलेंगे, अति परासरी विलयन बोलते हैं। अब इस चैप्टर में हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट, वो है हमारे पास जीवद्रव्य कुंचन या विकुंचन। क्या है, जीवद्रव्य कुंचन या विकुंचन।